Namaste everyone. Welcome back to Income from Business and Profession. Okay. तो आई होप आपने आज अभी तक इनकम फ्रॉम बिजनेस के सारे लेक्चर्स देख लिए हैं बिजनेस के, जिसके अंदर आपने समझा रहेगा कि जो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस का नहीं है उन एक्सपेंसेस को डिसअलाउड करके ऐड किया होगा और जो इनकम आपके बिजनेस को रिलेट नहीं करता उसको आपने लेस करना सीखा रहेगा, है ना। यही उसके अंदर का बेसिक कॉन्सेप्ट था इनकम फ्रॉम बिजनेस का, जो कि खत्म हो चुका है। अब हम उसी लेसन का आगे का पोर्शन, आगे का पार्ट देखने की समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। देखो, लेसन तो आप साथ में पढ़ रहे हो, लेसन का नाम भी अपना क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, तो ये बिजनेस और प्रोफेशन ये अलग अलग चीज क्या है। इन केस ऑफ बिजनेस देयर इज अ नेट प्रॉफिट, बराबर ना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, जिसके बदले में, जिसके जगह पे आपको लास्ट में कुछ एक नेट प्रॉफिट अमाउंट आपको सेव होता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोफेशन क्या रहेगा, व्हाट इज प्रोफेशनल इनकम। जब कोई प्रोफेशनल फील्ड का पर्सन अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अप्लाई करके इनकम जनरेट करता है, उसको हम प्रोफेशनल इनकम कहते हैं। जैसे कि लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स, ये लोग जो इनकम कमाते हैं, उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि वहां पर उन लोगों ने अपने प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल किया है इनकम को जनरेट करने के लिए। इनकम को जनरेट करने के लिए वहां पर उन लोगों ने अपने प्रोफेशनल नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल, कॉम्पिटेंस, एवरी चीजों का इस्तेमाल किया है। तो डिफरेंस बताता हूं सॉल्यूशन में। बिजनेस के केस में आपने देखा है कि चीजों को ऐड करना पड़ता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस बोल के, और कुछ चीजों को लेस करना पड़ता है नॉन बिजनेस इनकम मान के, बराबर है ना। यही बात है। लेकिन प्रोफेशन के केस में आपको ये सब झमेला नहीं है। प्रोफेशन के केस में आपको सीधा सीधा जो भी उसके प्रोफेशन को रिलेट करने वाला इनकम है, प्रोफेशनल रिसिप्ट कहते हैं हम उसको। क्या कहते हैं? प्रोफेशनल रिसिप्ट। जो भी रिसिप्ट, पैसा उसके प्रोफेशन को रिलेट करता है, वो सब अपन ऐड करते, और जो भी एक्सपेंसेस उसने इनकर किया है उस प्रोफेशनल इनकम को कमाने के लिए, उसको अपन माइनस करते, और जो बचा वो आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कीप इट वेरी सिंपल। जो भी पैसा आया वो प्रोफेशनल इनकम ऐड करो, जो भी उस प्रोफेशन के रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको लेस करो, उसको लेस करो। सीधा सीधा इनकम ऐड, प्रोफेशन लेस। मतलब ये सीधा बात करता है कि इनकम ऐड करना है, एक्सपेंसेस को लेस करना है। बिजनेस की तरह नहीं। बिजनेस में आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस को ऐड करते हो और इनकम को लेस करते हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इनकम ऐड करोगे, एक्सपेंस को लेस करोगे। नॉर्मल, जैसे आपने बचपन से सीखा है कि इनकम ऐड होता है और एक्सपेंसेस लेस होता है। काफी इजी लगेगा। प्रोफेशनल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का सॉल्यूशन आपको कंपैरेटिवली इजी लग सकता है। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे लेते हो, है ना। वैसे तो इजी मुझे तो पर्सनल लेवल पे लगा है, और बहुत रेयरली गाइस एग्जाम में प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब समझ के चलो
70% चांसेस होता है क्वेश्चन इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही आएगा वो, और 30% चांसेस होता है क्वेश्चन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से आने का। मतलब प्रोफेशनल इनकम का कैलकुलेशन का प्रोबेबिलिटी काफी कम है एज कंपेयर टू इनकम फ्रॉम बिजनेस। गेटिंग? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम भी लिया है वो वाले लेसन को सिखाने में, मैंने आपका ज्यादा समय लिया है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? तो सीखना तो दोनों है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि प्रोफेशन मत सीखो सिर्फ बिजनेस सीखो, ऐसे तो मैं बिल्कुल ना कहूं। सीखना तो आपको दोनों है ना। एक एग्जांपल बताता हूँ, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब क्या। देखो अगर हम एक डॉक्टर का एग्जांपल अपने माइंड में लगा लेते, कौन सा डॉक्टर, जिसका आपके एरिया में छोटा सा कोई क्लिनिक है, तो उसके लिए इनकम प्रोफेशनल इनकम है क्योंकि आप जा रहे हो, वो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, चेक कर रहा है, उसका पैसा ले रहा है। तो वो जो पैसा उसने आपसे लिया वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए प्रोफेशनल रिसिप्ट है, या फिर आप उसको कहोगे प्रोफेशनल इनकम। उसके सामने वो खर्चा क्या करता है, भाई उसका जिस जगह पे गाला है, दुकान है, शॉप है, लोकेशन, उसका उसको रेंट देना पड़ेगा। वो रेंट उसके लिए क्या है, खर्चा है। मतलब वो प्रोफेशनल इनकम को कमाने के लिए उसने रेंट का खर्चा किया, तो वो रेंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। भाई असिस्टेंट लोग को रखते हैं ना, डॉक्टर्स भी असिस्टेंट या फिर उनको कुछ और भी कहते हैं, जो एक आधा लड़का या लड़की बैठा होता है काउंटर पे, उनको पगार देना पड़ेगा, तो सैलरी इज अ एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। और भी कुछ छोटा मोटा मेडिसिन वगैरह खरीदा रहेगा, दैट विल बी द एक्सपेंसेस, दैट विल बी द एक्सपेंसेस। तो आपको सिर्फ जब आपको क्वेश्चन रीड करके सिर्फ जज करना है, गेस करना है वेदर दीज income या these expenses relates to profession or not। अगर वो इनकम एंड एक्सपेंसेस प्रोफेशन को रिलेट करता है, प्रोफेशन को रिलेट करता है तो ऐड होगा, और अगर वो एक्सपेंसेस उसके प्रोफेशनल के रिलेटेड, प्रोफेशनल बिजनेस के रिलेटेड है तो लेस होगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। कीप इट सिंपल, क्लियर, सोबर एंड नथिंग एल्स। और तो आगे बढ़े, चलो चलो चलो। मिस्टर ए इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मुंबई। सीए है भाई, बम्बई का। फॉर द ईयर 31st March 2020 his receipts and payment were as under। अब है ना, बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है, आपको भी आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इसके लिए कि सर हमको एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो आया है वो बिजनेस का क्वेश्चन है कि प्रोफेशन का क्वेश्चन है। ये भाई हमको कैसे पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल होता है कि सर आपने जो क्वेश्चन, सॉरी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बिजनेस का है कि प्रोफेशन का है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। एक ही लॉजिक याद रखना, कितना, एक लॉजिक याद रखना सिर्फ, क्या बिजनेस के क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ आएगा एंड उसमें आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा रेडीमेड। इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में ही अवेलेबल रहेगा, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन वाले क्वेश्चन में देयर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ नेट प्रॉफिट। वहां पे नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन रहेगा ही नहीं, इधर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में। जैसे देखो ये क्वेश्चन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का है, देखो यहाँ पे रिसिप्ट का एंट्री दिया है, पेमेंट का एंट्री दिया है, कहीं पर भी आपकी नजरों के
सामने कहीं पर भी आपको दिख रहा है क्या प्रॉफिट का अमाउंट? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का क्वेश्चन है। तो आपको समझ के क्या लेना है, प्रॉफिट अगर दिया है नेट प्रॉफिट तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन है, और अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया है तो वह इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का क्वेश्चन है। गेटिंग? तो एक एक करके अपन डिस्कस करके पहले मार्किंग कर लेते हैं कि भाई क्या चीजों को लेना है और क्या चीजों को नहीं लेना है। ओके, आपका पूरा कंसंट्रेशन मुझे लेक्चर्स में चाहिए। यू मे बी गेटिंग अ इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन, ट्विटर अकाउंट का नोटिफिकेशन, ईमेल आईडी, फोन, व्हाट्सएप, वट एवर इट मे बी। प्लीज अपने इन सारे नोटिफिकेशंस वाले भंडार को थोड़े टाइम के लिए डिसेबल करो, सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दो। ट्रस्ट मी, बेस्ट लगेगा आपको सॉल्यूशन करने में, अच्छा फील होगा आपको सॉल्यूशन करने में। ओके, ऑनलाइन लेक्चर्स का गाइस ये एक आपको डिसएडवांटेज है कि आप समटाइम कुछ और चीजों के चक्कर में आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक कर लेते हो। लाइक आप लेक्चर देख रहे हो, बीच में कुछ और आपके मोबाइल पे मिल गया आपको, तो आप पहले वहां पे चले जाते हो लेक्चर को पॉज करके। तो वो जो लेक्चर का लिंक रहता है ना, वो लेक्चर का लिंक पीछे रह जाता है सॉरी, और एक बार लिंक टूट गया तो फिर लेक्चर को समझना विल बी द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो प्लीज जितना भी टाइम का लेक्चर है, इट मे बी फॉर 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स और इवन मोर देन फॉर 1 आवर, you have to dedicate your full concentration while lectures, at the time of lectures. Okay, मैंने आपको आपके टाइम का कंफर्ट दिया है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कि आप अपने कंफर्टेबल टाइम में बैठ के लेक्चर देखो, जब आपके पास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रहेगा आसपास में। लेकिन अगर आप अपने डिस्टरबेंस को मोबाइल के अंदर ही रखे हो तो वो डिस्टरबेंस को अवॉइड करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, वहां पर मैं आके आपको मदद नहीं कर सकता। नाइस? तो प्लीज ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने अदर एक्टिविटीज को एट द टाइम ऑफ लेक्चर्स साइड में रखें। ओके, हाँ तो बोलो। तो हम पहले रिसिप्ट देख रहे हैं। रिसिप्ट का मतलब होता है जो पैसा मिला ना उसका डिटेल। इतना सारा रिसिप्ट है, अपने को सिर्फ कंसीडर क्या करना है, अपने को सिर्फ कंसीडर करना है ऐसे रिसिप्ट को जो उसके बिजनेस से, जो उसके प्रोफेशन से जनरेट हुआ रहेगा। मतलब यहाँ पे प्रोफेशन सीए का है ना, तो सीए के प्रोफेशन से जो भी इनकम जनरेट हुआ अपन सिर्फ उसी को ही लेंगे, उसके अलावा जो भी इनकम दिख रहा है आपको वो हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि दैट इज नॉट योर प्रोफेशन का इनकम। ओके चलो गाइस, तो देखते कौन सा उसके प्रोफेशन को रिलेट करने वाला इनकम है। सबसे पहला, फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट से पैसा मिला, मतलब उसने किसी क्लाइंट का कुछ काम किया रहेगा, ऑडिटिंग वगैरह किया रहेगा, सीए है ना, तो पैसा मिला। तो उसका ये 50,000 प्रोफेशनल इनकम है क्योंकि वो उसके प्रोफेशन के वजह से मिला हुआ इनकम है, तो इसको हम लेंगे। रिटेनरशिप फीस, इसको भी लेंगे। सर व्हाट इज रिटेनरशिप फीस? कुछ लोगों को दिमाग में डाउट आया रहेगा। क्या करती है ना कंपनी, समटाइम अपने वैल्यूड पर्सन को अपने पास रखने के लिए, उनके सर्विसेज को लेने के लिए कुछ पैसा पे करती है, उसको रिटेनरशिप फीस कहा जाता है। मतलब किसी कंपनी ने मिस्टर ए उसके प्रोफेशनल क्वालिटीज को लेकर अपने कंपनी में ऐसा कोई पोजीशन दिया है जिसका उन्होंने उनको पैसा दिया, मतलब वो सीए है, वो क्वालिफाइड है, इसलिए ये पैसा मिला। इसीलिए ये 12,000 भी मैंने उनके प्रोफेशनल इनकम में ही पकड़ा है। गेटिंग? देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। बैंक से इंटरेस्ट कमाना तुम्हारे
प्रोफेशनल इनकम में आ सकता है क्या? क्या बैंक से इंटरेस्ट कमाना तुम्हारा प्रोफेशनल इनकम है क्या? नहीं, बैंक से इंटरेस्ट तो हर कोई कमा सकता है, उसके लिए प्रोफेशन की क्या जरूरत है? तो ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगेन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट कमाना प्रोफेशनल इनकम है क्या? नहीं है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग टेबल स्पेस, ये भी प्रोफेशन का इनकम नहीं है, ये भी कट कर डाला मैंने। अब कुछ लोग कहेंगे सर सबलेटिंग का तो मतलब बताओ। सबलेटिंग ऑफ स्पेस का मतलब भाड़े पे लिए हुए प्रॉपर्टी को या रेंट पे लिए हुए प्रॉपर्टी को अगर किसी ने वापस से रेंट पे चढ़ा के इनकम कमाया तो उसको कहा जाता है सबलेटिंग। शायद से मैंने हाउस प्रॉपर्टी में सबलेटिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन क्या मुझे पता है तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको याद तो बिल्कुल नहीं रही, तुम ऑलरेडी भूल चुके हो। तो मैं वापस बताता हूँ वही वाला एग्जाम्पल। समझो मैंने अपना ऑफिस के लिए एक बड़ा सा गाला लिया, गाला शॉप रेंट बड़े बड़े से, इसका रेंट 15,000 रुपया है हर महीने का। ये गाले का रेंट कितना है? 15,000 रुपए हर महीने। तो मुझे ये गाला काफी बड़ा लगने लगा, मतलब मैंने आई वाज लाइक कि भाई इतना बड़ा गाला क्या करना है, वेस्ट हो रहा है स्पेस। तो मैंने इसके गाले को आधे में डिवाइड किया और ये वाला जो स्पेस है इसको मैंने अपने फ्रेंड को रेंट पे दे दिया। उसको कहा तो मुझे ये स्पेस का 4,000 रुपए हर महीने का दे दिया करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाड़े पे लिए हुए प्रॉपर्टी को मैंने खुद ने इसको भाड़े पे लिया है, बट फिर भी मैंने उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये 4,000 कमा लिया। मतलब भाड़े पे लिए हुए प्रॉपर्टी को, रेंट पे लिए हुए प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया मैंने इधर। तो ये जो 4,000 का मुझे इनकम मिल रहा है ना उस प्रॉपर्टी से, उसी को मैं कहता हूँ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग मतलब रेंट पे दिए हुए प्रॉपर्टी को फिर रेंट से चढ़ाना। तो यहाँ पे देखो 15,000 का तो रेंट मैंने खुद ने लिया है किसी से, लेकिन फिर भी मैं उस गाले को किसी थर्ड पर्सन को भी रेंट पे देके उससे पैसा कमा रहा हूँ। ओके, तो अगेन रेंट रिसीव करना प्रोफेशन का इनकम नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। ओके, देन वी हैव पेमेंट मतलब एक्सपेंसेस। यहाँ पे पेमेंट मतलब क्या? पेमेंट मतलब एक्सपेंसेस और रिसिप्ट्स मतलब इनकम। एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा देखो। सैलरी टू असिस्टेंट, भाई सीए ऑफिस है तो काम करने के लिए लोग तो रहेंगे, बंदे तो रहेंगे, तो उनको पगार तो देना पड़ेगा। मतलब वो प्रोफेशन के रिलेट करने वाला एक्सपेंस है, तो ये अपन लेंगे, कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस, ये भी आएगा क्योंकि उसके प्रोफेशनल एक्सपेंस को बिलोंग करता है। टेलीफोन चार्जेस भी आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आएगा। कार हायर एंड टैक्सी फेयर, हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो कार हायर एंड टैक्सी फेयर है ये बिजनेस पर्पस के लिए है, और भी कुछ नीचे एडजस्टमेंट है उसका, दैट वी विल सी टू इट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC, क्या आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन को रिलेट करता है क्या LIC का? नहीं, तो ये नहीं आएगा। इनकम टैक्स, इसको भी नहीं लेना है। याद है इनकम टैक्स हमेशा अपने बिजनेस के सॉल्यूशन में भी डिसअलाउ के ऐड होता है, यहाँ पे भी वो नहीं आएगा क्योंकि इनकम टैक्स तो इनकम कैलकुलेट करने के बाद आता है ना दोस्तों, और हम अभी तो इनकम भी तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उसके अंदर ही इनकम टैक्स कैसे ले सकते हो? इनकम टैक्स तो लास्ट में आने वाला बात है। गिफ्ट, इंश्योरेंस, चैरिटी एक्सेट्रा, किसी को गिफ्ट देना आपके प्रोफेशन का काम नहीं है, काट दिया। टाइपराइटर परचेज नहीं आएगा, काट दिया। अब कुछ लोग झगड़ा करते हैं मेरे से इस मुद्दे पे कि सर
टाइपराइटर तो लगता है ना सीए के ऑफिस में, तो वो बिजनेस का खर्चा हुआ ना सर। लो ना, कुछ लोग जरूर अपने जहन में इस बात का डाउट जरूर उठाए रहेंगे कि टाइपराइटर परचेज सर बिजनेस का रहेगा तो अपन उसको बिजनेस में ले क्या। रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। क्या टाइपराइटर परचेज जो है ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है, और कैपिटल नेचर के खर्चा आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में आना चाहिए, मतलब टाइपराइटर इज अ एसेट। तो एसेट का हम इफेक्ट कैसे क्या इनकम कैलकुलेट करते टाइम ले सकते हैं। आप जब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो वो तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, और टाइपराइटर परचेज तो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है जो कहाँ पे आएगा, जो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसलिए टाइपराइटर परचेज भी नहीं आएगा। अगर इस पॉइंट पे आपको कहीं पे डाउट आता है तो कॉल मी एनी टाइम, आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। टेंशन लेने का नहीं, डाउट आता है, डाउट आता है बिंदास पूछने। देखो, compute income from profession for the assessment year 2021 assume that 20% of telephone charges, car hire fare is for personal use। यहाँ पे टेलीफोन चार्जेस के ऊपर एडजस्टमेंट है और कार हायर एंड टैक्सी फेयर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उन्होंने क्या बोला कि आपको ये समझ के चलना है कि ये जो 3600 का टेलीफोन एक्सपेंसेस है इसमें से 20% पर्सनल है और 80% बिजनेस के लिए है। तो जितना भी 20% मतलब इसका 720 आता है 20%, ये 720 आपके बिजनेस का नहीं है। तो 3600 में से 720 माइनस करके जितना भी वैल्यू बचेगा वो वैल्यू आपका काउंट होगा, कंसीडर होगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। जैसे टेलीफोन चार्जेस में 20% पर्सनल है, वैसे कार हायर एंड टैक्सी फेयर में भी 20% पर्सनल है। मतलब ये 3000 का आप 20% निकालो, 600 रुपया आएगा, तो वो 600 रुपया माइनस कर देने का, 3000 के टोटल एक्सपेंस में से 600 माइनस, मतलब बिजनेस का कितना रहेगा, 2400 रहेगा। बस उतना सही एडजस्टमेंट है। ओके, तो चलो हम इसका सम सॉल्व कर लेते हैं। देखो फॉर्मेट मैंने आपके लिए बना के रखा है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, नेम ऑफ असेसी मिस्टर ए, नेम ऑफ असेसी मिस्टर ए, बाकी सब कुछ तो सेम है, स्टेटस, असेसमेंट ईयर आणि प्रीवियस ईयर। रिसिप्ट्स में हम सिर्फ जो क्वेश्चन को रिलेट करने वाला रिसिप्ट है वही लेंगे। यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही चीज हमने टिक किया जो उसके प्रोफेशन को रिलेट करता हो, फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट और रिटेनरशिप फीस, तो वही दो लिख लेता हूं मैं। फीस received from client कितना, 50,000 रुपए। देन रिटेनरशिप फीस कितना, 12,000 रुपए। मतलब मेरे आउटर कॉलम में आ जाएगा 62,000। ये इनकम का बात हो गया। अभी हम लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस, और यू कैन राइट पेमेंट्स, एक्सपेंसेस और पेमेंट्स। क्या क्या आएगा, नंबर 1 सबसे पहले सैलरी टू असिस्टेंट 6000 लिख लो। सैलरी टू असिस्टेंट
6,000. देन नंबर 2 सैलरी टू असिस्टेंट के बाद रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस 9,600. रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस 3,600. देन और क्या दिया है, सॉरी 9,600 है, करेक्शन. तीसरा एंट्री टेलीफोन चार्जेस 3,600 दिया है. टेलीफोन चार्जेस कितना दिया है, 3,600 माइनस 20% फॉर पर्सनल एक्सपेंस. 3,600 में से 20% अगर आप माइनस करते हो तो कितना बचता है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो. देखो 3,600 माइनस 20% will left with 2,880. then number 4 टेलीफोन हो गया. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200 रुपए. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200. देन नंबर 5 कार हायर एंड टैक्सी फेयर 3,000 दिया है. इसमें एडजस्टमेंट है अपने को. कार हायर एंड टैक्सी फेयर कितना है, 3,000. 3,000 में से 20% को लेस किया. 3,000 का 20% माइनस करके कितना आता है, 2,400 बचेगा. देखना क्योंकि 3,000 का 20% मतलब 600, तो 600 माइनस 3,000 2,400. देन नेक्स्ट कार एंड हायर के बाद लाइफ इंश्योरेंस नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, गिफ्ट नहीं आएगा, टाइपराइटर नहीं आएगा. चलो इसका टोटल हम आउटर कॉलम में ले सकते हैं. अभी टोटल आउटर कॉलम में उठाओ अपना कैलकुलेटर और ऐड करना शुरू करो फटाफट. ये मेरा आउटर कॉलम में आ रहा है 22,080. कितना आ रहा है, 22,080. तो मेरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना बचेगा. देखो इसको मुझे तो मैं ए का नाम दे देता हूँ, जरूरत नहीं है, छोड़ो. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना बच रहा है, 62,000 माइनस 22,080, 39,920 बच रहा है. 39,920 हो गया. इतना सा ही है और कुछ भी नहीं. मैंने बहुत ही सिंपल से बोलूं तो जो बिजनेस जो प्रोफेशन को रिलेट करने वाला पैसा था उसको ले लिया क्योंकि वो इनकम है, ऊपर आ गया ऐड में ऐड करके. और जो उसके प्रोफेशन को रिलेट करने वाला खर्चा है उसको माइनस किया क्योंकि इनकम में से आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो ही तो नेट टैक्सेबल इनकम ढूंढ पाओगे. ओके तो इसको थोड़ा और सही लिख देता हूँ. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. Taxable income from profession. That's it, nothing else. Okay, सिंपल है ना. कुछ डाउट रहेगा तो आप फोन कर सकते हो. अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है कॉपी करने के लिए या फिर आप खुद से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो.
ये रहा आपका आंसर का स्क्रीनशॉट, पहले ले लो, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, फिकर नॉट। डन। नाउ ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो। डन। चलो ये अपना पहला क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का, आई होप आपको समझा रहेगा। चलो guys, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते, ये भी मैं सॉल्व करा के दूंगा। इसके बाद दो और सम्स हैं, वो दोनों सम्स आपको होमवर्क में रहेगा, आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो लेक्चर है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का, वो यही वाले पर्टिकुलर वीडियो में खत्म हो जाए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट विथ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके, क्या बोला था, क्या याद है आपको, जो भी प्रोफेशन को रिलेट करने वाला इनकम है ऐड करो, उसके रिलेटेड जो खर्चा हुआ लेस करो, जो बचेगा उसी को आप कहोगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 ऑफ मिस्टर रजनीश, अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। लॉयर है, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है आपको। देखो कहीं पर भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अमाउंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, मतलब कैन आई से ये किसका है, ये प्रोफेशन के प्रोफेशन वाले सम्स का पार्ट। ओके, चलो नाउ एक एक करके देखेंगे क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। पहले अपन रिसिप्ट्स देख लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उन्होंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है। ओपनिंग बैलेंस इज नॉट अ इनकम, हम तो सिर्फ इनकम कंसीडर करते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस कैसे क्या इनकम में आ सकता है? सीखा है ना अकाउंट, उतना तो पता है कि ओपनिंग बैलेंस इज नॉट अ इनकम, तो ये 8,500 का इफेक्ट नहीं आएगा। टू प्रोफेशनल फीस आएगा, सीधा सीधा प्रोफेशनली बोल दिया, स्पेसिफिकली तो आना ही चाहिए। सैलरी एज अ लॉ लेक्चरर, यहाँ पे ना कुछ बच्चे भटक जाते कि सर लॉ का ही लेक्चर दिया ना, लॉयर भी है ना, मतलब प्रोफेशनल इनकम हुआ ना? नहीं, ये 900 रुपए आपके प्रोफेशन का इनकम नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट, ये 900 रुपए आपके प्रोफेशन का इनकम नहीं है। क्यों पता है क्या? उसको सैलरी मिला लॉ लेक्चरर। मुझे बताओ, क्या कॉलेजेस में या कोई क्लासेस में लेक्चरर बनने के लिए लॉयर का डिग्री लगता है क्या? नहीं लगता है भाई। कोई भी नॉर्मल एमकॉम किया हुआ बंदा भी लॉ का लेक्चर ले सकता है। जैसे मैं लॉ का लेक्चर लेता हूँ तो मैं थोड़ी लॉयर हूँ, मतलब कैन आई से लॉ का लेक्चर लेना या उससे पैसे कमाना इज नॉट रिलेटिंग टू योर प्रोफेशन। यहाँ पे लॉयर है ना वो, तो ये 900 रुपए उसके प्रोफेशन के वजह से आया हुआ इनकम नहीं है। तो क्या करने का, छोड़ देने का, इग्नोर करने का, और क्या, आगे बढ़ते। लॉटरी का प्राइज मिला 6,000 रुपए, प्रोफेशन का इनकम है क्या? नहीं है, काट दो। received from his to received from his father HUF his share, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से उसको उसका पैसा मिला है, इनकम है क्या? प्रोफेशन का इनकम है क्या? नहीं है, काट दिया, खत्म। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, भाई क्लाइंट ने गिफ्ट दिया, क्लाइंट किसको रिलेट करता है? प्रोफेशन को। वो लॉयर है तो कोई क्लाइंट रहेगा जिसने उसको पैसा दिया रहेगा, मतलब वो लॉयर है इसके लिए क्लाइंट है, इसलिए उसको गिफ्ट मिला। तो ये 20,000 भी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के वजह से मिला हुआ इनकम है, तो वो मेरे लिए प्रोफेशनल इनकम है, तो वो मेरे कैलकुलेशन ऑफ रिसिप्ट में आएगा। गेटिंग?
तो इतनी सारे एंट्रीज में सिर्फ दो ही चीज लेना है, एक प्रोफेशनल फीस 2,10,000, दूसरा गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट 20,000. कळतंय काय? हॅलो चला आता पेमेंट कडे बघूया. पेमेंट देखते एक एक करके. सैलरी आएगा एंट्री माइनस में, एक्सपेंसेस है ना माइनस में. ऑफिस रेंट ये भी एक्सपेंस लेंगे माइनस में. सब्सक्रिप्शन फॉर लीगल पब्लिकेशन ये भी लेना है. इसका मतलब क्या है, लॉयर्स जहां पर भी अपने आप को एज अ मेंबर रजिस्टर करते हैं वहां से उनको पब्लिकेशन मतलब वो उनको जर्नल्स मिलता है. तो वो जर्नल्स में रिसेंट केस क्या हुआ था, किसने केस जीता, कैसे जीता, केस क्या था, इन सारे चीजों के बारे में वो जर्नल में लिखा जाता है. तो वो जर्नल कहीं ना कहीं उसके लॉयर के प्रोफेशन के लिए मैटर करता है, उसका नॉलेज बढ़ा रहा है वो. मतलब ये 3,000 का जो सब्सक्रिप्शन फॉर लीगल पब्लिकेशन है ना, इसको भी एक्सपेंसेस में लेने का, क्योंकि इट रिलेट्स टू योर प्रोफेशन. तो ये 3,000 का एंट्री भी आएगा. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिलेटेड टू द प्रोफेशन है, लास्ट टाइम भी लिया था, ये बार भी लेना ही है. एडवांस टैक्स नहीं आएगा, याद है इनकम टैक्स एडवांस टैक्स ये सब आपके कैलकुलेशन में नहीं आता. परचेज ऑफ टाइपराइटर इसका भी एंट्री नहीं आएगा. ये तो देखा इसके पहले इसके पहले वाला जो सम था उसमें देखा ना, टाइपराइटर इज योर कैपिटल नेचर का खर्चा, और हम लोग सिर्फ रेवेन्यू नेचर के खर्चे को ही कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं. तो परचेज ऑफ टाइपराइटर आपके कैलकुलेशंस में नहीं आएगा. क्या इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन आएगा? यस आएगा. डेप्रिसिएशन विल बी देयर. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अपन नॉर्मल लिखते हैं ना, इनकम कैलकुलेट करते समय माइनस करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन रहेगा तो लेते. टाइपराइटर का अमाउंट नहीं आता तो ये नहीं. पर्सनल ड्राइंग्स बिल्कुल नहीं. परचेज ऑफ कार नहीं. क्यों? क्योंकि कार ही आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा. ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट अ इनकम या एक्सपेंस व्हाटएवर. गेटिंग? एडजस्टमेंट है इसमें देखो. डेप्रिसिएशन यहाँ पे आगे कुछ प्रिंटिंग नहीं हुआ है तो मैं आपको प्रिंट लिख के देता हूँ. देखो, डेप्रिसिएशन ऑन कार इज 10%. कार के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया है 10% के हिसाब से. और सेकेंड एडजस्टमेंट ही कहता है 1/3 ऑफ द कार हैज बीन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस. तो मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ. अभी मेरे कार का कीमत है 90,000 रुपए. इसके ऊपर अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो ये आता है 9,000 रुपीज. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 9,000 में से या ये जो डेप्रिसिएशन ऑन कार है इसमें 1/3 आपका पर्सनल रीजन के लिए है और रिमेनिंग 2/3 ऑफिस के रीजन के लिए है. तो कैन आई से 9,000 का अगर मैं 1/3 निकालता हूं तो 3,000 आता है. 2/3 6,000 आता है. ये 3,000 आपका पर्सनल है एंड ये 6,000 आपका ऑफिशियल है. तो व्हाट आई विल से नाउ, 6,000 का जो खर्चा है या डेप्रिसिएशन है ये ऑफिस एक्सपेंस है. तो हम तो भाई कैलकुलेशन में जब अपन माइनस करते एक्सपेंसेस उसमें तो सिर्फ ऑफिस का खर्चा या फिर उसके प्रोफेशनल का जो खर्चा है वही माइनस करते. मतलब ये 6,000 का भी क्या सिर्फ ये 6,000 का ही डेप्रिसिएशन काउंट होगा.
नॉट एनी अदर थिंग। क्या काउंट करोगे? सिर्फ 6000 का डेप्रिसिएशन। ये 3000 इग्नोर करो क्योंकि ये पर्सनल है। समझे कि नहीं समझे? समझना अनिवार्य है। आगे देखो, डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर इज 12.5%। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परचेज ऑफ कार एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2, टाइपराइटर एडजस्टमेंट नंबर 3। डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर उन्होंने कहा कितना परसेंट है? 12.5% है। और टाइपराइटर का कीमत कितना दिया है? टाइपराइटर का कीमत दिया है 5000 रुपए। देखो 5000 रुपए का टाइपराइटर है, उसके ऊपर 12.5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। 5000 इंटू ये आ रहा है मेरा 625 रुपए। ये 625 क्या होगा? माइनस, क्योंकि भाई टाइपराइटर के ऊपर का डेप्रिसिएशन एज अ प्रोफेशनल एक्सपेंस अलाउड होता है, होगा, पक्का। समझा क्या? चलो चलो, और कुछ नहीं। चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ, टेंशन लेने का। सबसे पहले अपना फॉर्मेट, ये तो भाई हमेशा हर एक सम में सेम लिखता हूँ मैं। रिसिप्ट्स में सबसे पहला प्रोफेशनल फीस मिला है उसको, चलो लिख लीजिए प्रोफेशनल फीस कितना मिला है। देखो यहाँ पे 2,10,000 रुपए प्रोफेशनल फीस, 2,10,000। उसके बाद और क्या ले रहे थे अपन? गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट 20,000। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट कितना? 20,000 रुपीज। तो भाई आउटर कॉलम में कितना? 2,30,000। मैंने आउटर कॉलम में क्यों लिख लिया? देखो यहाँ पे कुछ और भी बचा नहीं है, तब ये दो ही चीज लेना था ना। तो अभी पेमेंट या फिर एक्सपेंसेस को अपन लेस करेंगे, लेस पेमेंट और एक्सपेंसेस, जिसमें पहला आ जाओ सैलरी 25,000। चलो लिखते हैं सैलरी 25,000। सैलरी के बाद दूसरा ऑफिस रेंट 6,000। ऑफिस रेंट 6,000 रुपए। तीसरा ऑफिस रेंट के बाद सब्सक्रिप्शन फॉर लीगल पब्लिकेशन 3,000। सब्सक्रिप्शन फॉर लीगल पब्लिकेशन 3,000। चौथा क्या दिया है देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,200। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,200। देन एडवांस टैक्स तो नहीं लेना है। परचेज ऑफ टाइपराइटर के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 था डेप्रिसिएशन वाला, तो अपन लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर 5,000 रुपीज का 12.5%, which comes to rupees 625।
देन नंबर 6 डेप्रिसिएशन टाइपराइटर पर्सनल ड्राइंग परचेज ऑफ कार के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 है। उसका तो अपन ने डेप्रिसिएशन देखा था ना, डेप्रिसिएशन ऑन कार। इसका देखो वर्किंग मैंने यहाँ पे किया है, तो किसी को आप वर्किंग नोट नंबर 1 ले लो। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार। आ जाओ, कितना था? 6000 था। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना? 6000। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव, परचेज ऑफ प्राइवेट, हाँ ऑफिस एक्सपेंसेस 12000। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है? 12000 रुपए। और कुछ एडजस्टमेंट सब हो गया, मार्किंग के हिसाब से भी सब कुछ हो गया। तो अपन अभी क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको आउटर कॉलम में लेंगे। आउटर कॉलम में कितना आएगा देखो, 25,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 7,200 625, देन 6,000 और 12,000 59। टोटल कितना आ रहा है आउटर कॉलम में? 59,825। क्या होगा ये? लेस होगा। ये लेस होके जो बचेगा उसको आप क्या कहोगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना आएगा देखो, 2,30,000 माइनस 59,825। 1,70,175। 1,70,175 ये रहा आपका आंसर। डन। ओके, सिंपल सा लॉजिक पे जाता है। प्रोफेशन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके कॉम्प्लिकेटेड करके लेने की जरूरत नहीं है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट। सेम था जैसे हमने प्रीवियस सम किया था प्रोफेशन का, वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो गाइस, आपको गिफ्ट देने का बारी है, तो भाई हम आपको छोटा सा गिफ्ट देंगे, मतलब होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं डिस्कस करके देता हूँ, प्लीज होमवर्क करो। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ड्री। लॉन्ड्री वाले का रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है, उसको भी प्रोफेशनल माना गया है। देखो प्रॉफिट नहीं है, मतलब प्रोफेशनल समझो। Maheshwari is the proprietor of Ocean Laundry. He furnish you the receipts and payment account. पहले receipts, ये receipts है, ये payment है। Cash on hand, opening balance है, income नहीं है तो count भी नहीं होगा। Laundry receipt, उसके laundry को relate कर रहा है, laundry इस्त्री करना उसका प्रोफेशन है, उसको relate कर रहा है, मतलब ये आएगा। Ironing receipt उसके प्रोफेशन को relate करता है, ये भी आएगा। रिफंड फ्रॉम LIC ऑन लाइफ पॉलिसी, ये स्त्री से मिला हुआ पैसा नहीं है, LIC से मिला हुआ पैसा है, आएगा नहीं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये भी नहीं आएगा, लॉटरी से जीतना आपके प्रोफेशन का काम नहीं है। वॉशिंग चार्जेस आ जाओ एक्सपेंसेस साइड में, बिजनेस को रिलेट करता है, आना चाहिए। सैलरी आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए, रेंट आना चाहिए, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ क्लोथ्स ये भी आना चाहिए।
इनकम टैक्स नहीं आएगा। ये क्यों आ रहा है? कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का दुकान है ना, कपड़े सॉरी इस्त्री का दुकान है, इस्त्री में कभी कभी इस्त्री वाला कपड़ा घुमा देता है ना, तो आप जाके झगड़ा करते हो, गाली देते हो, मारते हो, पीटते हो, तो बोलता है ना भाई जा चुपचाप, तेरा कपड़ा मैं नया तुझे दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, ले लेना, चुपचाप रहना। तो कंपेंसेट कर रहा है ना आपको, तो वो भी क्या प्रोफेशन के रिलेटेड एक्सपेंसेस में आएगा। इनकम टैक्स नहीं आता, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स नहीं आता, टेलरिंग चार्जेस आएगा। अब आप कहोगे सर टेलरिंग चार्जेस कैसे क्या? देखो लॉन्ड्री वाले को आप समटाइम रफू कराने का पैसा देते हो, वो रफू भी करके देने वाले होते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं सिलाई तो करके दे रहे हैं, तो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, मतलब उसके लॉन्ड्री के बिजनेस को रिलेट करता है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को लॉन्ड्री वाले की तरह फील करो तो समझेगा फटाफट। सैलरी एक्सपेंसेस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। दैट्स इट, इतना सा ही सम है, बहुत सिंपल है, सिर्फ ये दो ऐड में, बाकी सब कुछ लेस में। दैट्स इट, कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, सम सॉल्व करके शेयर करना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टेक द स्क्रीनशॉट्स और नॉट डन। अभी लास्ट एक ही क्वेश्चन है प्रोफेशन का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके होमवर्क दे देता हूँ, तो भाई काम खत्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ म्यूजिशियन प्रोफेशनल माना जा सकता है, क्योंकि भाई वो अपने स्किल का अप्लाई करता है, गाना गाने के लिए स्किल लगता है ना, जो मेरे और आपके पास बिल्कुल नहीं। अनुराग, a playback singer entrusts her account to you for computation of income from profession. For the assessment year 2021, an analysis of bank account reveals the following. क्या क्या उसको पैसा मिला है और क्या क्या उसके कैलकुलेशन में आना चाहिए, हम वो देखेंगे। सबसे पहले कंसर्ट रिसिप्ट, ये आएगा इनकम में, मतलब कहीं जाके स्टेज पे गाना गाया रहेगा, पब्लिक ने पैसा दिया रहेगा, प्रोफेशन को रिलेट कर रहा है ना, उसको गाना गाया तो पैसा मिला। रिसिप्ट फ्रॉम फिल्म प्रोड्यूसर, ये भी इनकम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि भाई गाना गा रहा है, गाना मतलब वो अपने स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिल्म प्रोड्यूसर तो उसके लिए पैसा देगा ना उसको, तो ये भी इनकम में आई, मतलब इनकम आना चाहिए। रॉयल्टी फ्रॉम HMV एंड म्यूजिक इंडिया, ये भी आएगा। सिंगर्स अपना एल्बम बनाते, आपने देखा रहेगा सोनू निगम का, अरिजीत सिंह का, और भी बहुत सारे लोग, तो ये एल्बम वो एक बार बना के किसी पर्टिकुलर म्यूजिक कंपनी को दे देता है, जो उसको बाद में प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट करने का काम करता है, जिनका इनको क्या मिलता है, हर महीने का या हर सिले के ऊपर उनको रॉयल्टी मिलता है। तो ये जो रॉयल्टी मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशन दैट इज गाना गाने के वजह से मिल रहा है, मतलब ये भी क्या है आपके लिए, इनकम है प्रोफेशन का। ये तीनों आएगा आपके रिसिप्ट्स में। अमाउंट फ्रॉम LIC ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी नहीं आएगा। क्यों? LIC का मेच्योरिटी गाना गाने वाले प्रोफेशन में कहां से घुस जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेन एंड एयर टिकट फॉर पार्टी टेकन ऑन कंसर्ट टूर टू दिल्ली 14,000 पेमेंट में आएगा। ये जो 24,000 का कंसर्ट का पैसा मिला ना, तो भाई उसको वहां तक जाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ा, लाइक ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, सब मिला के उसका 14,000 रुपए हुआ खर्चा। क्या ये खर्चा ये आपके इनकम से माइनस होगा? यस होगा, क्योंकि दैट रिलेट्स टू योर प्रोफेशन। पेमेंट टू accompanying आर्टिस्ट इन अबाउट पार्टी, ये भी मतलब ढोल ताशे बजाने वाले भी तो साथ चलते हैं ना, गाना गाना वाले का एक बैंड बाजा, तो जो लोग साथ में आ रहे हैं उनको पैसा नहीं दोगे, देना पड़ेगा, दिया तो किसका खर्चा है? प्रोफेशन। अदर रिसिप्ट, देखो ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब पैसा मिला है, अदर रिसिप्ट ऑन अबाउट यू। अभी अदर रिसिप्ट क्या उसने स्पेसिफाई नहीं किया,
वी डोंट नो अदर रेसिप्ट मतलब क्या, वो उसके प्रोफेशन से मिला है कि नहीं मिला है, वो अपने को नहीं पता। अगर नहीं पता तो मत लो। मैंने इसको मान लिया कि ये उसके प्रोफेशन का नहीं है, कोई और चीज का इनकम उसको मिला है, इसके लिए कंसीडर नहीं किया, इसलिए उसको काट दिया। कार एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग टू लोकल कंसर्ट आएगा। भाई गाना गाने वाला है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए ओला उबेर या कोई गाड़ी बुक किया रहेगा, उसने आना चाहिए माइनस में। एक्सपेंसेस में देखो 1 2 3। रेंट पेड, हॉल प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर रिहर्सल एक्सेट्रा, ये भी आएगा। एक छोटा सा गाला लिया जहाँ पे बैठ के वो रिहर्सल करता है, सीखता है गाना गाने का, आना चाहिए, प्रोफेशन को रिलेट करता है। कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट बीइंग ट्रेन्ड इन म्यूजिक, ये रिसिप्ट है, हाँ, ये इनकम है। स्टूडेंट को गाना सिखाने का पैसा लिया, गाना सिखाने के लिए गाना आना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन को रिलेट कर रहा है। देखो लॉ का लेक्चर जो मैंने ऊपर बताया था, वहां पे लॉ का लेक्चरर बनने के लिए लॉयर होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक टीचर बनने के लिए म्यूजिक आना जरूरी है, इसके लिए इसको मैंने इनकम में पकड़ लिया। तो इनकम में दैट इज रिसिप्ट में 1 2 3 4, बाकी सब कुछ, बाकी जो भी मार्किंग किया वो पेमेंट में आएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क है, सॉल्व करो और शेयर करो। तो गाइस इसी के साथ आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला लेसन चैप्टर हुआ खत्म। आई होप मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो प्लीज इंटीमेट कर देना मुझे, आई विल अपडेट दैट ऑल्सो। ओके, तो आई होप आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले लेसन को समझा, एंजॉय किया, सॉल्व किया, अंडरस्टैंड किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, बट कुछ तो किया होगा। ओके, तो कुछ भी डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे फोन या फिर मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू 100%। ओके, चलो, तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम, लव, सपोर्ट एंड एवरी अदर। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले नए लेसन के साथ। ओके, चलो, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।